एक जिंदड़ी मेरी सहायशा, एक एक मैं पूरी करा, एक जिंदड़ी मेरी सहायशा। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरविंद कुमार यादव। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का जो 5th चैप्टर है जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, इसके बारे में आपको समझाएंगे। इसके पहले मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में स्टडी मटेरियल, एक्सरसाइज जिसमें कि सारी की सारी बुक एक्सरसाइज, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को सॉल्व करा देंगे। अब यहाँ पर आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर के थीम को समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। अब देखिए, कोयला हम अपने घर के आसपास या कहीं पर भी देखते हैं तो ये जो कोयला होता है ये हमको एनर्जी प्रोवाइडिंग रिसोर्स का काम करता है। इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। और रही बात पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। इसमें मिट्टी, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, वैक्सेस, इसके अलावा ये कोल तार का, जिसको हम हिंदी में डामर बोलते हैं, का मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम कई पदार्थों का मिश्रण है और कोयला एक सॉलिड फ्यूल है जो हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यूज करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, आप पहले इस चैप्टर की थीम समझें। बेसिक की इंट्रोडक्शन है एनर्जी आवर बेसिक नीड। ऊर्जा हमारी प्रमुख आवश्यकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी निकाय जिसको हम बॉडी बोलते हैं को किसी भी कार्य करने के लिए उसको ये जरूरी है कि उसको ऊर्जा दी जाए, चाहे वो आर्टिफिशियल मशीनरी हो, चाहे वो लिविंग बॉडी हो। फॉर एग्जाम्पल आवर बॉडी, हमारा ही शरीर है। हमारा शरीर बिना ऊर्जा के काम नहीं कर सकता है। हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से आती है? हमारे शरीर का जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो है हमारा फूड मटेरियल। आप सनलाइट मत बोलना, सनलाइट पूरे इस धरती का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, लेकिन हमारे बॉडी में हम डायरेक्ट, हमारा बॉडी सनलाइट नहीं एब्जॉर्ब करता है। हमारी बॉडी में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं उनके द्वारा प्राप्त होती है। इसी तरह से हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ एनर्जी नीड्स आर मेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फूड, कोल एंड पेट्रोलियम। हमारे जीवन की जितनी सी भी अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है वो कहाँ से प्राप्त होती है? प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो भी, उनकी भी दो कैटेगरी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब उस एनर्जी के रिसोर्स की जिसकी भरपाई हमको नेचर द्वारा बार बार हो जाए, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में माने एक बार वो समाप्त हो गया तो उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दोबारा गेन नहीं कर सकते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे विंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, एयर एनर्जी है, ये वाटर एनर्जी है, तो ये सब जो सोर्स ऑफ एनर्जी के रिसोर्सेस हैं ये सब रिन्यूएबल हैं, ये बार बार इनकी भरपाई हो सकती है। लेकिन कोल और पेट्रोलियम ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात अगर ये एक बार समाप्त हो गए तो दोबारा नहीं प्राप्त होंगे। अब ये बनते कैसे हैं कोल और पेट्रोलियम? ये कोल और पेट्रोलियम आज के हजारों वर्ष पूर्व जब विभिन्न प्रकार की नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पर हुई पृथ्वी पर, तो पृथ्वी यहाँ जो बड़े बड़े पर्वत थे वो टूटकर समुद्रों में या प्लेनर एरिया में गिर गए। तो वहाँ जो समुद्र में जीवधारी थे, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो उस हैवी माउंटेन्स के नीचे दबकर धीरे धीरे कई सालों में वो द्रवित हो गए। और द्रवित होने के बाद हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन किए, या फिर वो तो हाइड्रोकार्बन ही पेट्रोलियम होता है, चूँकि पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और इसी तरह से वो अगर वो द्रवित नहीं हुए, सॉलिड रिएक्टिव के रूप में हो गए, तो कोल का फॉर्मेशन हुआ। जैसे प्लेनर एरिया में ज़्यादातर कोल का फॉर्मेशन हुआ, और जो वाटर एरिया थी जहाँ पर समुद्र है
समुद्रों में जो माउंटेन्स गिरे वहाँ पर पेट्रोलियम बना। इसीलिए जो कोल होता है वो ज़्यादातर प्लेनर एरिया में पाया जाता है, कोल माइंस में, और पेट्रोलियम जो होता है ये मैक्सिमम वो वाटर बॉडी, माने कह सकते हैं कि सी के आसपास, समुद्र के आसपास ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज भी दो हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो बार बार हम जिसको प्राप्त कर सकें, नॉन रिन्यूएबल जिसको हम न प्राप्त कर सकें दोबारा। इसमें कोल और पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर कोल और पेट्रोलियम की एक कैटेगरी और यहाँ पर बताई गई है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है? जो मैंने बताया कि जो दब जाते हैं पृथ्वी के नीचे या माउंटेन्स के नीचे, तो जो धीरे धीरे द्रवित होते हैं, तो वहाँ पर दबने के कारण उसको हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो जीवाश्म मतलब जीव का अंश जो हजारों वर्ष पूर्व किसी प्राकृतिक आपदा के कारण माउंटेन्स या अन्य बॉडीज के नीचे दब गया था। तो ऐसे इस तरह से प्राप्त जो फ्यूल है उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो फॉसिल फ्यूल की दो कैटेगरी, ये कोल और पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आते हैं। अब पहले कोल को देखते हैं। देयर आर 4 वैरायटी ऑफ कोल। फर्स्ट है पिट, इसमें कार्बन का जो प्रतिशत है वो 30 से 40% होता है, माने इसमें जो कार्बन उपस्थित होता है 30 से 40% होती है, बाकी इम्प्योरिटीज माने अशुद्धियाँ होती हैं। इसी तरह से लिग्नाइट में 50% कार्बन, बिटुमिनस में 60% कार्बन, और ये एंथ्रेसाइट जिसको हम सुपर कोल कह सकते हैं या बेस्ट क्वालिटी ऑफ जो कोल होता है, इसमें जो कार्बन कंटेनिंग कैपेसिटी है वो 80% होती है। अब यहाँ देखिए कोल, अब आगे आपको हम बताएंगे कि किस तरह से इस हम कोल का यूज़ करते हैं। तो देखिए कोल को यूज़ करने का कई मेथड्स है। जैसे हम कोल को अगर डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, और इस तरह से हमको डायरेक्टली एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन कभी कभी हम इसमें ज़्यादातर हम कोल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल माने होता है कई भागों में बांटना, तो वहाँ कोल से अन्य प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो ये 3 प्रोडक्ट होते हैं आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो पहला होता है आपका कोक, और दूसरा कोल तार, और तीसरा होता है कोल गैस। तो इन सब के बारे में हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। पेट्रोलियम आज को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक्स।